वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विक्रम फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। हम लोग जो आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट कर रखा था, और इसके हमने दो लेक्चर अब तक ले लिए थे। थर्ड ये लेक्चर हमारा है, और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट का समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने में काफी हद तक हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली जो हमें अफेक्ट करता है वो करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमने इसको दो पार्ट्स में स्टडी करने की कोशिश की थी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और मैंने आपको बताया था कि इंटरनल इन्वायरमेंट में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर किसके बारे में बात करते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस के बारे में, जो डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट होते हैं। और हम लोग आज जो बात करेंगे वो करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे कि हम बात करें जर्नल फैक्टर्स और जर्नल एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, और उन फैक्टर्स को हम डायमेंशंस के नाम से जानते हैं। और ये टोटल पांच है, जिसको हम PESTL पेस्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, और पेस्टल एनालिसिस के थ्रू इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। एनवायरमेंट। बिल्कुल, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हम पेस्टल एनालिसिस को स्टडी करेंगे, PESTL, जिसमें पहला पी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा। और ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं, पांचों जो डायमेंशंस हैं, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम बिजनेस की ग्रोथ के बारे में समझ पाते हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और इसमें से 100%, मैं कहूँ 101% क्वेश्चन इसमें से आता है हमारा। कई बार क्वेश्चन केस स्टडी बेस आ जाता है, तो हमें आइडेंटिफाइड करनी पड़ती है कि कौन कौन सी डायमेंशंस हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इनको एक्सप्लेन करिए। तो उस कंडीशन में आप एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे, जैसा ये डायग्राम दिखाया गया है। आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा डायग्राम बनाइए। बिजनेस इन्वायरमेंट को और बिजनेस को अफेक्ट करने वाले ये पांच फैक्टर है हमारे पास। कौन कौन से? पहला है हमारा पॉलिटिकल, से आप स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल, P। फिर E आप पढ़ें, इकोनॉमिकल। फिर S पे आप जाएं, सोशल। ये सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा, सोशल इन्वायरमेंट। और फिर टेक्नोलॉजिकल, और फिर हम लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। आप इनको पढ़े चाहे जैसे मर्जी भी, लेकिन याद रखने के लिए आप इनको इस फॉर्मेट में याद रखिए, PESTL, ताकि आप इसको भूलें ना। मैं आपको थोड़ा सा आउटव्यू दे दूं इन पांचों इन्वायरमेंट के बारे में। जब आप बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में, तो जनरली हम किन्हीं दो देश के बीच में, किसी देश के इंटरनल जो कंडीशन होती है उनके बारे में एक पीसफुल इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, शांतिपूर्ण। और मैक्सिमम, अगर किसी प्रकार के कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है फॉरेन कंपनीज के द्वारा, तो वहां पर पॉलिटिकल कंडीशंस पहले देखी जाती हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा जाता है। फिर हम लीगल इन्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, वहां फिर लीगल इन्वायरमेंट को भी साथ में देखा जाता है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में जब अगर बात की जाए, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को हम जब कंसिडर करें तो उसमें हम बेसिकली जैसे इंटरेस्ट रेट है, या स्टॉक मार्केट इंडिसेस है, या किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेशन है, या किसी प्रकार की कोई टैक्सेशन पॉलिसी है, या किसी प्रकार का कोई इनकम में चेंज है, इन बातों को लेकर हम लोग इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे होंगे, या उनसे कोई प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहे होंगे, या किसी प्रकार से नई टेक्नोलॉजी की, जैसे जैसे आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इनसे हमारे मैसेज को भेजना आसान हो गया है, तो ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एडवर्टीजमेंट हम करते हैं तो टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स हम करें, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा। और अगर हम बात करें भाई सोशल इन्वायरमेंट में, तो सोशल वेलफेयर की तरफ सोचते हैं, सोशल डेवलपमेंट की तरफ सोचते हैं, या किसी प्रकार के कोई फेस्टिवल को लेकर हम बात करते हैं, या एज ए होल सोसाइटी को देखते हैं, या किसी फैमिली के कंपोजिशन साइज को पढ़ते हैं। इन इन चीजों को लेकर हम सोशल इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और अगर हम बात करें लीगल इन्वायरमेंट की, तो कोई ना कोई एक्ट, लेजिस्लेशन एक्ट जो है वो पास हो रहा होगा, या किसी प्रकार का कोई जो है ना
ऑर्डर या नोटिस कोर्ट के द्वारा जारी किया जा रहा होगा, तो वो जो है हमारा लीगल इन्वायरमेंट का फैक्टर बन जाता है, लीगल इन्वायरमेंट हमारा एक्सरसाइज में आ जाता है। तो इसी इन्हीं चीजों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ और द फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग, या तो आप इन्हें कहें डायमेंशंस, या कहें इन्हें फैक्टर्स, एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि पेस्टल एनालिसिस की टेक्निक में जो 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट उनको एक्सप्लेन करिए। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, technological, political, and legal conditions, which are considered relevant for decision making and improving the performance of an enterprise। किसी भी enterprise की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को रेलिवेंट बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें इन फैक्टर्स को पढ़ना जरूरी है। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द जर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज गिवन एज बिलो। तो जब भी इन फैक्टर के बारे में बात की जाए तो ये किस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं? जर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। दैट्स व्हाई इन फैक्टर्स को हम जर्नल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जर्नल फैक्टर्स ऑफ एन एनवायरमेंट। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन बजाय डायरेक्ट ऐसे पूछने के कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बताइए, ऐसे भी आ जाता है एक्सप्लेन द वेरियस जनरल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वहां पर हमें इनकी डायमेंशंस यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, PESTL, इनको ही एक्सप्लेन करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल किए जाते हैं, तो जैसे रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एंड एज पर कैपिटा इनकम एट द करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस को हम इसमें शामिल करके चलते हैं। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को हम इसमें लेकर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को इसमें शामिल करके चलते हैं। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, पब्लिक डेट्स इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ट्रेंड्स, expansions of the ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। यानी ये जो पॉइंट है अगर ये आपको कहीं दिखाई देते हैं किसी केस स्टडी में, तो दे विल क्रिएट अवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सम ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट पॉलिसीज इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेज आर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ पी, चेंज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इनकम। जैसे कि स्पेसिफिकली बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में, अगर मान लीजिए ये घट जाए तो हो सकता है बिजनेस बहुत फ्लोरिशिंग वे में एक्सपैंड हो, बढ़े, लोग कम रेट पर जो है पैसा प्राप्त कर पाए कहीं से, और या बिजनेस कम रेट पे अगर पैसा ले पाता तो वो अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर सके। या इसके वाइस वर्सा, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बिजनेस के जो विकास में कहीं ना कहीं ये रुकावट हो सकता है, एक प्रकार की ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट है, स्टॉक मार्केट रेट है, या वैल्यू ऑफ रुपी है, इनमें अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बेसिकली इनडायरेक्टली हम कहेंगे, क्योंकि ये फैक्टर केवल एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते, एक ही समय पर चाहे कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो उन सभी प्रकार के बिजनेस को इफेक्ट क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इनको हमने एक्सटर्नल फोर्सेस बोला है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से इनको हमने जाना है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो सबसे पहले देखिए हाई इन्फ्लेशन के बारे में बात हुई है। हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स का मतलब होता है ए काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, किसी प्रकार की रुकावट हम जो है ना ये क्रिएट करता है ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेज एज दे इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस सच एज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ जाएगी उसकी कीमत, मशीनरी की महंगी हो जाएगी, पेमेंट ऑफ वेजेस बढ़ जाएगी, सैलरीज टू द एम्प्लॉइज हमें ये भी बढ़ानी पड़ेगी हाई इन्फ्लेशन की वजह से। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के एक जो नॉर्मल जो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस है वो प्रतिबंधित होंगी, बाधित होंगी, कहीं ना कहीं रुकावट उसमें आएगी, कहीं ना कहीं वो उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट होगी। दूसरा अगर हम बात करें राइज इन द डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री क्रिएट इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट्स। अगर लोगों की डिस्पोजल इनकम बढ़ जाए तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी, घट जाए तो उनकी डिमांड्स भी घट जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो है किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और एक नेगेटिव साइन भी
हो सकता है। थर्ड वन अगर बात करें, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म है के लिए मिल रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, automobiles manufacturers, low interest rates are beneficial because they result in increased spending by the consumers फॉर बाइंग होम्स, कार्स ऑन बोरोड मनी। जैसे कि हम गाड़ी वगैरह ले लेते हैं किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट में फाइनेंस करा लेते हैं किसी चीज को, अगर वहां पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिलने के लिए सुविधा हो, तो हम इजिली कार वगैरह है, घर वगैरह है, उनको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ शॉर्ट टर्म के लिए ही सुविधा हो, तो हो सकता है हम इनकी तरफ सोचे ही ना, ये खरीद ही ना पाए। तो इस तरीके से वो बिजनेस में कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में या किसी ना किसी प्रकार से उनको रोकने में, उसकी डेवलपमेंट को कम करने में ये फैक्टर्स हमारी इम्पैक्ट डालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें बेसिकली आप फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस की ग्रोथ को क्या तो बढ़ाने में हेल्प करते हैं, घटाने में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे। सेकंड जो है हमारे पास, दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, तो सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली कंस्टिट्यूटेड होता है, बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं, जिनमें हम बात करें कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोशल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस, इनको हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं। और इनके कंपोनेंट की अगर बात करें, तो जैसे कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां पर आपको इस तरीके के फैक्टर दिखाई दे, तो वहां पर आप समझिए कि सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, कंजम्पशन हैबिट है, कंपोजिशन ऑफ फैमिली है, बर्थ एंड डेथ रेट्स हैं, पॉपुलेशन शिफ्ट है, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट्स है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कर्स है, क्या शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स है, क्या एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल्स, ऑक्यूपेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं। इनको इनमें हम शामिल करके चलते हैं, सारे फैक्टर हमारे सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। इनमें से कोई भी आपको केस स्टडी में क्वेश्चन लाइन दिखाई देती है, पॉइंट दिखाई देता है, तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई दैट कि वहां पर सोशल इन्वायरमेंट है। इनके अलावा कुछ एग्जांपल्स जैसे इसने बताए हैं कि भी कैसे जो है सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे पहला है सोशल ट्रेंड्स। अब सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लेके आता है, एंड थ्रेट्स, इवन तो थ्रेट्स भी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स बिकम पॉपुलर अमंग द लार्ज नंबर ऑफ अर्बन डेवलपर्स, and this has created a demand of products like organic food, gyms, bottled mineral water, food supplements, etc. तो इससे बिजनेस की ग्रोथ होती है। अगर सोशल ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उससे बिजनेस में ग्रोथ होती है, उनको अलग अलग प्रकार के जो है प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि लोगों का यदि टेस्ट बदल जाए, प्रेफरेंस बदल जाए, तो जो प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो आउट ऑफ मार्केट होने का भी खतरा बना रहता है। थर्ड सेकंड पॉइंट देखिए जरा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जो पारंपरिक है या जो है ट्रेडिशंस में है, डिफाइंग सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरीज, जो काफी सदियों से चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, ग्रुप, और इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रीटिंग्स एंड कंपनीज, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरीज मैन्युफैक्चर्स, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। तो ये जो सोशल इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे ये फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक में चेंज होने से हो सकता है दूसरे पर भी प्रभाव पड़े। जैसे सोशल ट्रेंड्स हैं, कस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, इनकी वजह से जैसे दिवाली पर, ईद पर, क्रिसमस पर उन्होंने बताया कि बहुत सारा फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो लोगों के पास एक एक ना इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनका जो है इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका वो अफेक्टेड होता है इससे, या तो उनको काफी सारे वर्क मिल जाता है जिससे वो अपने आप का अपना लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा पाते हैं। थर्ड वन है वैल्यू रेफर्स टू कंसेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हाई एस्टीम। जो वैल्यूज होती हैं वो भी काफी सारी मदद करती हैं किसी कंसेप्ट को, रेफर्स टू दैट कंसेप्ट, किसी कंसेप्ट के बारे में बताती हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर उनकी सेल्फ एस्टीम क्या है, हाई एस्टीम क्या है। या इंडिया में जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन, ये कुछ एग्जांपल्स इन्होंने बताने की कोशिश की है जो मेजर वैल्यूज चीज्ड बाय ऑल ऑफ अस, जिनके बारे में हम मैक्सिमम फील करना चाहते हैं,
अपने आप को आनंदित महसूस करना चाहते हैं कि भाई ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इन बिजनेस हम दिस वैल्यूज ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस। और बिजनेस में ये जो चॉइस होती है वो बिजनेस को सिलेक्ट करने का, कैसी मार्केट होनी चाहिए, कैसे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो टुवर्ड द सोसाइटी, या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हो, इनके बारे में हम लोग बेसिकली बिजनेस में सोचते हैं। तो ये वैल्यूज जो है वो बिजनेस की भी होती हैं, सोसाइटी की भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारे अंदर एक फ्रीडम की भावना क्रिएट करते हैं, बिजनेस के अंदर फ्रीडम की भावना लेकर आते हैं कि किस तरीके से बिजनेस से ग्रो किया जा सकता है या बिजनेस को अफेक्ट करती है। सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली किससे बना होता है? कस्टम से, ट्रेडिशन से, वैल्यू से, सोशल ट्रेंड से, या सोसाइटी एक्सपेक्टेशन से, या उनमें हम ये डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट शामिल करके चलते हैं जिससे बिजनेस है को हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इसके कारण कैसी होगी, बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी। तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करें तो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज आप देख पा रहे हो, जैसे कि हम दिल्ली में बैठकर जूम से जो है आपकी क्लास ले रहे हैं, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है कि हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ आप सिंगल क्लिक क्लिक पर जो है ना एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो कहीं से भी, और आपके घर पर वो इजीली पहुंच जाता है। या आप अपना जो कोई मैसेज किसी को भेजना चाहते हो तो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू इजिली भेज, ये सब टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट है, एडवांसमेंट है। सो इसमें हम बेसिकली किन किन को शामिल करते हैं? जैसे साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स को, इनोवेशंस को, जो कि हमें नए नए तरीके ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बताता है, न्यू मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ अ बिजनेस के बारे में हमें डिस्कस करता है। इनमें अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल जैसे इसने दिए, जैसे कि एयरलाइंस कंपनीज हैं have internet and world wide web pages where customers can look for the flight times, destinations, fares, and book their tickets online. As well as recent technology की बात करें, जैसे advances in the computer electronic have modified the ways in which companies advertise their products, and it is common नाउ टू सी द कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर या जो है ना कहीं पर भी आपको ऐसा कियोस्क मिल जाता है जिसमें आपको कोई जानकारी चाहिए तो इजीली मिल जाती है। जैसे दिल्ली में बात करूं तो मेट्रो स्टेशन पर हमें एक मैप स्टडी करने के लिए कियोस्क दिखाई देता है, उसमें हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा मेट्रो किस पार्टिकुलर एरिया में अगर हमें जाना है तो कौन सा मेट्रो वहां से लेना चाहिए, वो मैप हमें बता देता है। वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया पेजेस हाईलाइटेड द वेरियस virtue ऑफ द प्रोडक्ट। और अलग अलग जो www जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उन पर हम अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उन तक भी इजिली पहुंच पाते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक्स विद द सप्लायर्स हु रिप्लेनिश स्टॉक्स नीडेड। वो ऑर्डर कर सकते हैं जब उनको जरूरत होती है किसी स्टॉक की। मैन्युफैक्चरर्स हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। उनका भी सिस्टम कैसा हो गया, एक पर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल है। एज एंड व्हेन दे रिक्वायर दे कैन प्रोड्यूस द आइटम्स। और कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें किसी प्रकार की इनको कोई समस्या नहीं क्रिएट करनी पड़ती। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है ना पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें टाइपराइटर्स की, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में पहले हम टाइपराइटर से काम करते थे और अब अचानक से हम कह दें कि हम कंप्यूटर से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि वह बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं उन पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। उनके मन में एक भावना आ जाए, डर आ जाए कि यह बिजनेस हमें निकालेगा। लेकिन वहीं पर हो सकता है कि कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट करने से उन एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। इस बात को वो अभी नहीं समझ रहे हैं लेकिन बाद में समझ में आ जाए तो उससे बिजनेस ग्रो कर सकता है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर गवर्नमेंट्स जो होती है हमारी, वो इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, इस प्रकार का वातावरण बनाती हैं कि भाई कोई भी इजिली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी जो देश है आपस में शांतिपूर्वक वार्तालाप कर सकते हैं या उनके बीच में एक शांति भरा एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस बेसिकली सच एज जनरल स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम फोकस करते हैं जनरल स्टेबिलिटी पर, एंड पीस इन द कंट्री, एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स द बिजनेस। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कि भाई गवर्नमेंट जो फिलहाल चली हुई है, करंट में है, तो उसका बिजनेस के प्रति कैसा रवैया है, वो किस तरीके से अपने आप प्रेजेंट करते हैं। किस अगर उनका रवैया पॉजिटिव होगा तो बाहर के लोग भी इजिली आएंगे और दे कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस मच मोर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें
तो political environment affecting the functioning of a business enterprise in the various ways, like political stability builds up confidence among business people to invest in the long term projects, और वो इजीली क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उनके अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड देयर मे बी एन अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर। हो सकता है कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है या कोई उसके कारण थ्रेट्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर बदल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज कम भी हो जाएंगी और लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए भी जो है तैयार नहीं हो पाएंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टूवर्ड्स द बिजनेस है वो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फैक्टर है तो बिजनेस में ग्रोथ होगी, नेगेटिव है तो बिजनेस डाउन जाएगा। अपॉन द बिजनेस फॉर एग्जांपल, इवन आफ्टर ओपनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी इन 1991 foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India। जब 1991 की फॉरेन जो पॉलिसी आई थी हमारी, उसकी वजह से क्या हुआ कि फॉरेन कंपनीज को बहुत मुश्किल हुई कि भाई जो मतलब उससे पहले उनको ये मुश्किल हुई कि भाई किस तरीके से जो रेड टैपिज्म है इंडिया के अंदर उससे वो बिजनेस करने की परमिशन लें। और इवन दो ये पॉलिसी आने के बाद भी उनको ये समस्या फेस करनी पड़ी। समटाइम्स इट इट टुक मंथ्स टू प्रोसेस इवन देयर एप्लीकेशन फॉर द पर्पस। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था या जो गवर्नमेंट इलेक्टेड थी उस वक्त, तो उसके मन में डर था कि कहीं बाहर के लोग आकर हमारे पर कब्जा ना कर लें। एज ए रिजल्ट दिस कंपनीज वर discouraged from investing in our country, and however the situation has improved over the time। लेकिन धीरे धीरे फिर भी हमारी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होने लगी। इनमें भी कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वायरमेंट में फैक्टर दिए गए हैं, कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम कंडीशंस हैं, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, लोगों की मतलब पॉलिटिकल पार्टी की सोच कैसी है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, या नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री, या फिर एक्सटेंड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, कितना उनका इंटरवेंशन है, कितनी उनकी हस्तक्षेप है, लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी कैसी है, या फिर डिग्री और पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन ऑफ बिजनेस है वो किस प्रकार का है, किस तरीके से वो बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें लीगल इन्वायरमेंट की, तो लीगल इन्वायरमेंट में हम शामिल करके चलते हैं जैसे जो एक्ट हैं वो गवर्नमेंट ने क्या पास किए हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, या कोर्ट जजमेंट्स हैं, या डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एजेंसीज एट एवरी लेवल, चाहे वो सेंट्रल पर हो, स्टेट पर हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या लोकल लेवल पर हो। इनके द्वारा दिए गए कोई भी ऑर्डर जो है वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। It is imperative for management if every enterprise is to obey the law of land, the law of land, and therefore an adequate knowledge of the rules and regulations framed by the government is a prerequisite for better business performance। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जैसे इट इज इम्पेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट फॉर एवरी एंटरप्राइज टू ओबे, और हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है कि भाई लॉ ऑर्डर माने, ताकि एक एडवोकेट नॉलेज ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, प्री रिक्वेस्ट है वो बिजनेस परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, या बिजनेस उनको मानती है तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। अगर वो इस प्रकार के लॉ ऑर्डर को नहीं मानती है तो हो सकता है उनके कहीं ना कहीं उनको बिजनेस में लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सके। जैसे कि काफी समय पहले की बात है कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ था कि भाई जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज थी उनको ऑर्डर दिए गए थे कि भाई वो यहाँ से बाहर कहीं दूर ऐसे एरिया में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएं जहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ऐसे ऑर्डर जो है एक लीगल इन्वायरमेंट में जो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, वो पास कर सकती है, जिसके कारण बिजनेस को कंप्लीटली अपना सेटअप ही बदलना पड़ता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस पर उनके पड़ते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हमें किसी पार्टिकुलर कंट्री में काम करना है या किसी पार्टिकुलर बिजनेस के ऊपर काम करना, तो हमें एक कुछ एक्ट दिए गए हैं, इन एक्ट के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या रूल्स हैं, या फैक्ट्री एक्ट क्या बताता है, या ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट क्या है,
कंपटीशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फेरा या फेमा जिसे बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट की, तो उनको इन कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस टू द प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, जो कंज्यूमर को ही मदद करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बिवरेज इज प्रोहिबिटेड अंडर द विच इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है ऐसा, जो लीगल इन्वायरमेंट है उसके। एनवायरमेंट। हाँ, उसके तहत एकदम से ऐसे बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, मुझे बताया करो सर जब बोल रहे हैं ओके सर। लीगल। ओके सर। हाँ, मैं थोड़ा सा यूं हूं ना कि लीगल, मैंने माइक लगा रखा है ना, सीधा कान में आवाज आती है फिर। चलो कोई बात नहीं, किस इन्वायरमेंट के तहत होता है ऐसा, लीगल इन्वायरमेंट के तहत होता है ना। तो लीगल इन्वायरमेंट के तहत भाई हो सकता है कि हम किसी ऐसे अल्कोहलिक बिवरेजेस पर या एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दें, तो उससे हो सकता है वो कंज्यूमर के फेवर में है लेकिन बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो सकती है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग पैकेट्स फॉर सिगरेट्स कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, जरूरी है कि अगर सिगरेट बिक रही है तो उसमें स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ ऐसी वार्निंग दी जाए। या बेबी फूड प्रोडक्ट मान लीजिए हम जो दे रहे हैं, तो उस पर भी पॉसिबिलिटी है कि भाई एक जो प्रॉपर जो है ना डिस्क्रिप्शन दिया गया हो, ताकि बताया जा सके कि भाई मदर्स मिल्क जो है वो बेस्ट होता है बजाय पोटेंशियल जो हम ये मार्केट से दूध खरीदते हैं या किसी प्रकार का बेबी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके मुकाबले। सो ऑल दीज रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो बाय द एडवर्टाइजर, जितने भी एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके द्वारा ये इनको फॉलो करना जरूरी होता है। एक छोटा सा पॉइंट दिया गया, इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। कुछ बेसिक एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद, 12-13 क्वेश्चन है एमसीक्यू, उनको करने के बाद ये क्लास आज हम वाइंड अप करेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइजेस कैन बेनिफिट फ्रॉम द बीइंग अवेयर ऑफ दीज डायमेंशंस। कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट हो, वो बेनिफिट उठा सकती है, ले सकती है, अगर वो इन डायमेंशन से अवेयर है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसइंटरेस्टेड इन देम, बजाय इसके कि वो इनमें कोई इंटरेस्ट शो ना करे, इनको इंटरेस्ट बनाते हुए, इनमें इनमें इंटरेस्ट शो करते हुए इनका बेनिफिट ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक रिसर्च हैज डिस्कवर्ड ए टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोडक्ट एन एनर्जी efficient high bulb that lasts at least 20 times as longer as the standard bulb. Since senior manager in the lighting division at General Electric and Philips recognize that discovery had been potential to significantly, मतलब ये जो पार्टिकुलर बात की गई है ये किसी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है, किसी लाइट को लेकर बात की गई है कि भाई एक ऐसी एनर्जी बल्ब जो है ना पॉसिबल है क्रिएट करना थ्रू द टेक्नोलॉजी, कि वो 20 टाइम्स जो है वो ज्यादा चल सकता है किसी सोलर बल्ब से। तो इस बात को सीनियर मैनेजर जो है जीई के, जनरल इलेक्ट्रिकल और फिलिप्स के, उन्होंने महसूस किया, इस डिस्कवरी को के ऊपर फोकस किया, ताकि वो अपनी यूनिट ग्रोथ और प्रॉफिटिबिलिटी को बढ़ा सकें। सो दे हैव केयरफुली फॉलोड द प्रोग्रेस इन ऑन देयर रिसर्च एंड प्रॉफिटेबली यूज्ड इन द फाइंडिंग्स, और उनको जो है ना प्रॉफिटेबल भी बिजनेस के अंदर डेवलप करने के लिए। तो ये पांच जो हमने डायमेंशंस पढ़ी, ये उनका एक रिकैप है, इन रिकैप को आप रीड कर लीजिए। कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, आइए एक बार इन एमसीक्यू को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको थोड़ा ओके सा सर। ये पता लग जाए कि भाई किस तरीके के जो क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसने दिया है, विच कंपोनेंट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस प्रो हैबिट्स, प्रो लीगल। हैबिट्स है ना, प्रो हैबिट्स की जब बात करते हैं, द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द अल्कोहलिक बिवरेजेस, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है हमारी यहाँ ना। हम्म। तो लीगल इन्वायरमेंट के ऊपर हम यहाँ बेसिकली फोकस करते हैं। दूसरा है, इट इज कॉमन नाउ टू सी सीडी रोम्स, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया सर पेजेस। टेक्नो हाँ, कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर हमारी बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा यस टेक्नोलॉजिकल सर। इन्वायरमेंट आ जाएगा। थर्ड वन है, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायर्स दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड प्रोडक्ट, सर बताइए। लीगल। हाँ, ये भी अगेन लीगल हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की जहाँ यस बात आ सर। रही है वो हम लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, एडवर्टाइजर्स के ऊपर हम्म। ये शिकंजा कसती हैं। जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, देखिए लोकसभा इलेक्शन किसका पार्ट है, हमारा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल है पॉलिटिकल ना। एनवायरनमेंट। तो उससे क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हम्म। पॉइंट्स इन द डे, एंड आइडेंटिफाई द एनवायरमेंट फैक्टर व्हिच लीड टू
दिस राइज। तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है हमारा यहाँ पर वो यस सर। फैक्टर है। हालांकि इस लाइन को देखें कि सेंसेक्स बढ़ गया तो ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता था, लेकिन इसने पूछा यही है कि यस सर। भाई कौन से फैक्टर से ये बढ़ा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से हमारा बेसिकली ये इम्पैक्ट आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। मनी सप्लाई इन सर डी इकोनॉमी। पार्ट। डी पार्ट दैट इज कंपोजिशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, है ना, ये फैमिली। हमने उसके एलिमेंट्स में पढ़ा था। हम्म। मैच द फॉलोइंग में बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दे ऑन हाउसिंग लोन तो क्या होगा, कौन सा फैक्टर होगा इनमें से हमारा, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल या सोशल। जहां पर इंटरेस्ट सर रेट की बात आए, सर सोशल। है ना। सर सोशल होगा सर, हाउसिंग लोन पे है हाँ ना ये चीज। बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो सोशल पे बात जाएगी। यस सर। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, तो ये वर्किंग वुमेन को बढ़ना मतलब सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर बात जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ ए सर दो या सर। डी। यस सर। बताओ 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 क्या कहना यस चाह रहे सर। हो। नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन बढ़ रहा है ना, तो सोशल इन्वायरमेंट को फोकस कर रहा है बेसिकली। यस सर। और अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोहिबिटेड है, ये तो अभी पढ़ के ही आए हम, दूरदर्शन पर सर एडवर्टाइज लीगल। आते हैं। लीगल इन्वायरमेंट। और लास्ट वन जो बचा है वो हमारा स्टेबल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगा। हम्म। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। मैनी बिजनेसेस आर यूजिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक ट्विटर टू प्रमोट themselves। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दैट इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा, है ना। इवन आफ्टर यस सर। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape। bureaucratic red tape पॉलिटिकल पार्टी का फंडा है हमारा, to get permits for doing तो business in पॉलिटिकल, India। यस सर, तो पॉलिटिकल हाँ, एनवायरनमेंट। which discourage them for investing in our country। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट हो गया हमारा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल। चलिए यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, ये ईद सर ये तो देखने क्रिसमस में यस सर। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सर ये फॉर। तो सोशल है, देखने में लगे। कौन सा है ये, सोशल इन्वायरमेंट है ना। सोशल सर। कौन सा है, सोशल इन्वायरमेंट, ये सोशल यस सर। इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा। सोशल एनवायरनमेंट। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द CRR बाय 25.25 बेसिस पॉइंट टू ओवरकम द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। तो ये हमारा इकोनॉमिकल सर इन्वायरमेंट हो गया। एक, यस सर, इकोनॉमिकल ये एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो गया हमारा। चलिए अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मैन्युफैक्चरर्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो MRP, डेट ऑफ सर लीगल मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरनमेंट। ये लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये लीगल इन्वायरमेंट का यस पार्ट सर। हमारा हो जाएगा। चलिए कुछ केस स्टडी दी गई है, आप ये खुद से करिएगा पढ़िएगा। अगर आपको इनमें कोई डाउट लगे, ओके जैसे सर। ये क्वेश्चन दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके की केस स्टडी हमसे पूछ लेता है, 5 पॉइंट या 2 पॉइंट हमें या केस बेस देकर, और वो आइडेंटिफाई करवा देगा कि बताइए कौन कौन से ओके सर। फैक्टर्स इसमें कौन कौन सी लाइन में देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपने खुद ओके से कर सर। लेना है। ये कुल मिला के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 6 7 8 क्वेश्चन है केस बेस के, ठीक है। तो इन 8 क्वेश्चनों को आपने ओके यहाँ सर। पर देखना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कल, वो किस पे रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। हम्म। इतना ही हमें करना है आज के लिए। और इसमें कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आपको पढ़ने में, समझ में आने में, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्या आपने जो कंपार्टमेंट के पेपर हुए हैं उनको देखा है। नो सर। उनको एक बार जरूर देखो और मुझे याद दिलाना। मैं हो सकता है अभी आपके पास वो कंपार्टमेंट के पेपर भेजता हूँ, उनको जरूर देखो। ओके सर। जो आपके पिताजी हैं उनके मोबाइल में भी वो मिलेंगे, ग्रुप में किसी ना किसी में आए हुए होंगे, तो उनसे आप वो शेयर करवा सकते हो, तो मैं डायरेक्टली शेयर कर। ओके सर। उनमें आप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो हमने पढ़ ली जितनी, वहां तक के देखो कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर। और उससे हमें ओके आइडिया सर। मिल जाता है कि भाई अगर आगे बोर्ड का एग्जाम होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन का हमें आंसर देना पड़ सकता है, ठीक है। यस सर। चलिए आज के लिए केवल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर कोई बात हो तो प्लीज आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। सर जो लास्ट वाला पेज था ना सर, जो आप दिखा रहे थे, उसमें किसी का नंबर लिखा हुआ था, तो वो हाइड कर देना यूट्यूब पे अपलोड करते हुए। नहीं वो तो नंबर मेरा ही है, वो नंबर तो मेरा ही है। अच्छा। वो मैंने नंबर इसलिए ओके सर। वो बीच में कई बार जैसे मैं किसी को बताता हूँ कि भाई आप इस नंबर पे कॉल करके आप में से
हो सकते, तो ये मैं वैसे भी दोहरा देता हूँ, जैसे 9671925624, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं कॉल करने के लिए, या ओ- जो है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और ओके साथ सर। ही आप क्लास के लिंक को भी शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट ले सके, ठीक है। ओके तो सर, कहीं ना बाय कहीं सर। हो सकता है हेल्प हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। ओके सर।